एजेंट क्या होता है आज के जमाने में? एजेंट क्या है? एक ऐसा वर्ड है कि जो सारी जगह पर फैला हुआ है, लेकिन लोग समझते नहीं है, जानते नहीं कि आखिर एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है। आज की वीडियो तुम देखो, पूरा ए टू जी सब कुछ जान जाओगे। एजेंट क्या है, क्या होता है, कैसे होता है, कहां पे होता है, किस लिए यूज होता है, कैसे एलएलएम से या चैट जीपीटी से डिफरेंट है, क्या उसमें नई चीज है, क्यों इतना ज्यादा हाइप उसकी है, सब पे बात करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है, ए टू जी एंड टू एंड हम देखेंगे कि एजेंट क्या है, क्या होता है। वीडियो एक तरह से आज हम बात करेंगे। बात स्टार्ट करें तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एजेंट क्या है के ऊपर। ये वीडियो जो है वो काफी टाइम से पेंडिंग थी और मैं इसको बनाना भी चाह रहा था, और काफी लोग जो है वो एजेंट क्या है के ऊपर पूछ भी रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कंप्लीट वीडियो जो है उस पर की जाए कि जिसपे हम लोग एंड टू एंड देखें कि आखिर एजेंट क्या है, होता क्या है। एक बात सुनो और शुरू करते हैं अपनी बात। एजेंट क्या है, ठीक है? एजेंट क्या है बात नहीं स्टार्ट करते हैं। सो पहले बहुत बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर एआई को लेके एजेंटिक एआई पे हम लोग ट्रेवर्स करेंगे, उससे उसकी ट्रांजिशन देखेंगे। अब आप ये समझो कि कोई भी सिस्टम जो होता है वो कैसे बिहेव करता है। वो बिहेव करता है एक ऑटोनॉमस एजेंट की तरह। मतलब अगर कोई भी आपके पास सिस्टम प्रेजेंट है तो वो बिहेव कैसे करता है? वो एक ऑटोनॉमस एजेंट की तरह बिहेव करता है। मतलब आप अपना कोई इनपुट दोगे उसको, वो यहाँ पर कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म करेगा, और कंप्यूटेशन परफॉर्म करके जो है वो एक आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। ये एक बेसिक बिहेवियर है किसी भी सिस्टम का कि जो भी कोई टास्क परस्यू करता है। आपने कोई पीस ऑफ कोड लिखा कि आपने वेदर प्रेडिक्शन आपको कराना है, तो फिर आपने मल्टीपल फीचर्स दिए, यानी कि ए बी सी, और ए बी सी के बेसिस पे जो आपका वेदर है वो प्रेडिक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए आपका जो है वो ह्यूमिडिटी है, और बी जो है वो है कि बादल छाए हुए हैं, सी है कि बारिश हो सकती नहीं हो सकती, तो फिर वो आपको जनरली बता सकता है कि हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो। ये मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। तो फिर कोई भी सिस्टम क्या होता है? सिस्टम जो है वो एक बेसिक फंडामेंटल ब्लॉक है कि जिसमें आप अपना इनपुट देते हो, वहां पे कंप्यूटेशन होता है, और कंप्यूटेशन के बेसिस पे आपका एक आउटपुट जनरेट होता है, या फिर आपका एक रिजल्टेंट, या फिर आपका जो मिशन है या गोल है वो परस्यू होता है। ऐसे ये एक बहुत बेसिक आइडिया है इसकी सिस्टम क्या होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि आखिर सिस्टम का मतलब क्या होता है। इतना पहले बात समझ लीजिए। अब जो है वो मैं आगे बढ़ता हूं और अब बात करता हूं कि एजेंट क्या होता है। एजेंट की जो रूट डेफिनेशन है, हमेशा एक बात याद रखो कि जब भी कोई चीज डिफाइन कर रहे हो तो उस चीज को डिफाइन करने के लिए वही चीज यूज नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कहूं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो फिर मैं नहीं कहूंगा फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। आपको उसको सिंपलर और इजी टर्म्स में ब्रेक करना होगा, ताकि वो पूरा जो आपका एक पैराडाइम है वो क्लियर हो जाए। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम जो है वो एक बेसिक आर्किटेक्चर है, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसको आप इनपुट सप्लाई करते हो, कंप्यूटेशन बीच में परफॉर्म होता है, और आखिर में जो आउटपुट है वो जनरेट होता है, या फिर वो आपको दिया जाता है, वो आउटकास्ट होता है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है सिस्टम की। अब हम लोग चलते हैं एजेंटिक एआई के ऊपर। तो क्योंकि मैं एक वर्ड यूज करता सिस्टम एजेंटिक एआई को एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एजेंटिक एआई में सिस्टम होता क्या है, या सिर्फ सिस्टम क्या होता है। ये वाली बात जानना जरूरी था। अब आप समझो कि एजेंटिक एआई क्या होता है। एजेंटिक एआई जो है वो एक सिस्टम है। मैं डेफिनेशन जो है वो हमेशा रूट वर्ड में लिखता हूं। इसकी वजह ये है, और आप भी ऐसा किया करिए, कि आप जब रूट वर्ड्स में या फिर कीवर्ड्स में डेफिनेशन लिखोगे तो आपके दिमाग को रिट्रीव करने में आसानी होगी, और वो याद अच्छे से कर पाएगा। और फिर आपको कहीं पर पब्लिक स्पीक करना है, या कॉन्फ्रेंस में जाना है, या कीनोट देना है, या फिर लिखना भी है, तो बहुत इजीली आप कीवर्ड के बेसिस पे अपनी डेफिनेशन बना के लिख सकते हो। अब सुनो, सिस्टम हमने समझ लिया। एजेंटिक एआई जो है वो एक सिस्टम है कि जो कि क्या करता है, जो आपके गोल्स को सेट करता है, सेटिंग गोल्स पहली चीज। दूसरी चीज, प्लान करता है, प्लानिंग स्टेप्स टू अचीव देम। दूसरी चीज। तीसरी चीज, यूजिंग टूल्स एंड मेमोरी, टूल्स और मेमोरी को यूज करता है। तीसरी चीज, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, कितना प्रोग्रेस हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या बचा क्या नहीं बचा, वो सारी चीज को मॉनिटर करता है। रिटर्निंग फीडबैक रिटर्न करता है, कैसा हुआ, कैसा जो आपने चाहा क्या वो हुआ कि नहीं हुआ, एरर्स थे, ट्रायल्स थे, प्रॉब्लम्स थी, वो सारा फीडबैक रिटर्न करता है। और आइटरेटिंग विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग, आइटरेट करता है एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करने के बगैर। अब एक एक को समझते हैं।
एजेंटिक एआई जो है वो एक सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है कि जिसमें आप अपना डिजायर्ड टास्क जो है वो करवाते हो, अपनी तरफ से कोई इनपुट देते हो, फिर वो एक रिजल्टेंट आउटपुट आउटकास्ट करता है या आपको देता है। अब इसको समझते हैं एजेंटिक एआई क्या होता है। एजेंटिक एआई एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें आप अपना एक गोल सेट करते हो, अपना एक लक्ष्य सेट करते हो, अपना एक इरादा करते हो, आप एक चीज को सेट कर देते हो। पहली चीज आपने सेट कर दिया। अब ये समझो कि ये है न्यू दिल्ली, ठीक है, ये न्यू दिल्ली है, आपको यहां पे पहुंचना है न्यू दिल्ली पे, ये आपका गोल हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, प्लानिंग स्टेप्स टू अचीव दैट। अब न्यू दिल्ली पहुंचना है तो फिर इसकी स्टेप क्या होगी। अगर मैं यहां पर फॉर एग्जांपल मैं केरला में हूं, ये केरला है, ठीक है, और केरला से मुझे अगर न्यू दिल्ली पहुंचना है तो फिर मैं कैसे जाऊंगा। हो सकता है कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, केरला से मैं जाऊंगा लखनऊ, लखनऊ से मैं जाऊंगा आप कह लो गुड़गांव, एग्जाम्पल ले रहा हूं, और गुड़गांव से मैं जाऊंगा दिल्ली। तो मैं कैसे पहुंचूंगा केरला से दिल्ली, ये मेरी जो स्टेप्स हैं ये यहां पर प्लान होती है कि मेरी स्टेप्स को प्लान करता है कि कैसे मैं अपना जो अल्टीमेट गोल है या फिर अल्टीमेट रियलिटी है मेरी फाइनल कि मुझे दिल्ली पहुंचना है, तो वो मैं पहुंचूंगा कैसे केरला से। वो जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो सेकंड चीज है कि जो हमारे एजेंटिक एआई में आती है। पहली चीज कि अपना एक लक्ष्य, अपना एक गोल जो है वो सेट करो। दूसरी चीज उसको उस तक पहुंचना कैसे है उसको प्लान करता है। कितना क्लियर हुआ, जो हमारी दूसरी स्टेप है। तीसरी चीज, हम टूल्स और मेमोरी को यूज करते हैं इस चीज को अचीव करने के लिए। मतलब टूल्स क्या हो सकते हैं, हमारा टूल हो सकता है कि मैं केरला से लखनऊ जो है वो वाया फ्लाइट जाऊंगा, मैं लखनऊ से गुड़गांव जो है वो वाया ट्रेन जाऊंगा, और गुड़गांव से दिल्ली जो है वो वाया बस जाऊंगा या वाया टैक्सी जाऊंगा। ये जो है वो मेरे टूल्स हो गए यहाँ पर। बस, ट्रेन और फ्लाइट। केरला से लखनऊ फ्लाइट से, लखनऊ से गुड़गांव ट्रेन से, और गुड़गांव से दिल्ली बस से। ये मेरे टूल्स हो गए कि जो मेरी थर्ड स्टेप में यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। और मेमोरी, मेमोरी यानी कि जब मैं गुड़गांव से दिल्ली ट्रैवल कर रहा हूं बस से, तो मुझे याद रहेगा कि मैं पीछे जो है वो केरला से लखनऊ फ्लाइट से आया हूं, और फिर लखनऊ से गुड़गांव जो है वो मैं ट्रेन से आया हूं। तो मेरी मेमोरी में ये चीज रहनी चाहिए, ये मेरी चीज पीछे एट द बैक ऑफ द सिस्टम रहनी चाहिए कि मैं पीछे क्या क्या चीजें जो है वो कवर करके आया हूं। ये होती है मेमोरी, यानी कि पीछे क्या क्या बात हुई। मैं आपको यहाँ पर एक लेमैन टर्मिनोलॉजी में समझा रहा हूं, इसके बाद मैं फिर टेक्निकलिटी में जाऊंगा ताकि आप लोगों को फिर आसानी हो। तो ये एंड टू एंड आज हम लोग सब कुछ जो भी हो सकता है एजेंटिक एआई में सब कुछ देख लेंगे। इतना समझ में आया। पहली चीज गोल सेट करना। गोल क्या है हमारा, गोल है कि हमें न्यू दिल्ली जाना है। दूसरी चीज हम प्लान करेंगे स्टेप्स को। तो मैंने स्टेप की कि केरला से अगर मुझे जाना है तो केरला से लखनऊ जाऊंगा, लखनऊ से गुड़गांव जाऊंगा, गुड़गांव से दिल्ली जाऊंगा। उसके बाद टूल्स और मैं क्या यूज करूंगा, तो फिर मैं केरला से लखनऊ वाया फ्लाइट, लखनऊ से गुड़गांव वाया ट्रेन, और गुड़गांव से न्यू दिल्ली वाया बस। ये मेरे टूल्स हो गए। मेमोरी यानी कि मैं ये याद रखूंगा कि मैं फ्लाइट से कहां पे गया, ट्रेन से कहां पे गया, और फिर बस पे कहां पे गया। ये मेमोरी का जो रिट्रीवल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एजेंटिक एआई सिस्टम्स में। तो मैं ये भी रखूंगा। आगे बात करता हूं मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। मैं हर एक चेक पॉइंट पे, ये मेरा चेक 1 है, ये मेरा चेक 2 है, ये मेरा चेक 3 है, और ये अल्टीमेट गोल है मेरा गोल। मैं हर एक चेक पॉइंट पे जो है वो प्रोग्रेस रखूंगा कि मैं कहां तक पहुंचा। फॉर एग्जांपल अगर मैं C1 पे हूं यानी कि मैं केरला स्टेशन पे हूं, तो मैं देखूंगा कि मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस है अभी, मेरा डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम है अभी न्यू दिल्ली के लिए। न्यू दिल्ली के मेरा डिस्टेंस मैक्सिमम है। अब जब मैं केरला के बाद जब लखनऊ पहुंच जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि मेरा डिस्टेंस कुछ कम हो गया है। अब मेरा जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हुआ है, आपके लिए रिड्यूस हुआ है डिस्टेंस न्यू दिल्ली के लिए। उसके बाद जब मैं लखनऊ से पहुंच जाऊंगा गुड़गांव, तो अब मैं देखूंगा कि मेरा डिस्टेंस जो है न्यू दिल्ली के लिए बहुत ज्यादा कम हो गया है, और अल्टीमेटली फिर मैं जो है वो न्यू दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तो ये प्रोग्रेस को लॉक करना या प्रोग्रेस को पूरा संभाल के रखना, उसको पूरा मॉनिटर करना, उसको देखते रहना, ये जो है वो हमारी एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि जो हम लोग एजेंटिक एआई सिस्टम्स को डिजाइन करते टाइम देखते हैं कि जो मॉनिटरिंग प्रोग्रेस होता है। मैं उम्मीद करता हूं क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है रिटर्निंग फीडबैक। हर स्टेप पे, हर प्रोसेस पे, हर इटरेशन पे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे फीडबैक बहुत आना जरूरी है। हो सकता है कि तुम लोग जा रहे हो लखनऊ, और लखनऊ से तुम गुड़गांव जाओ, गुड़गांव पहुंचे, गुड़गांव से तुम निकल गए गाजियाबाद की तरफ, तुम्हें जाना था न्यू दिल्ली। तो जो कांस्टेंट फीडबैक है या फिर जो आप कह लो रिस्पॉन्स है कि जहां तुम जा रहे हो वो सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर फीडबैक का लेना
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एजेंटिक एआई सिस्टम्स में। देखेंगे टेक्निकलिटी कैसे होती है, लेकिन ये वाली बात तुम समझो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसी से जो है वो बैक प्रोपगेशन का कॉन्सेप्ट आता है न्यूरल नेटवर्क्स में। हालांकि पहले वो आया है, लेकिन मैं रिलेट कर रहा हूं कि अगर आपको आंसर लाना है 5, आपका आ रहा है 7, तो आपने जब फीडबैक लिया तो आपने कहा 2 की गलती है, तो वो 2 जो है वो अगली बार तुम सॉल्व कर दोगे, अगली बार उसको इंप्रूव कर लोगे। वो फीडबैक मैकेनिज्म होता है जिसको हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स की लैंग्वेज में बैक प्रोपगेशन कहते हैं, बीपी, बैक प्रोपगेशन, न्यूरल नेटवर्क से फिर डीप लर्निंग में। अब आगे बात करते हैं। अब जो अगली स्टेप है वो है कोई बार बार आइट्रेशन करना, बार बार प्रोसेस करना, बार बार लूप चलाना, लेकिन एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के जरिए नहीं। मतलब मैं हार्ड कोड ना करूं। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे केरला से न्यू दिल्ली जाना है तो मुझे बार बार ये ना बताना पड़े कि भाई पहले लखनऊ जाओ, फिर गुड़गांव जाओ, फिर न्यू दिल्ली जाओ। नहीं, ऑटोमेटिकली जो मेरा सिस्टम है वो पता कर ले कि जो बेस्ट रूट होगा, जो बेस्ट रूट होगा केरला से न्यू दिल्ली के लिए, वो मुझे बता दो। मुझे स्पेसिफिकली बताना ना पड़े कि भाई यहां जाओ, फिर वहां जाओ, फिर ये करो, फिर वो करो। अगर वो होगा तो फिर वो तो हार्ड प्रोग्रामिंग हो गया या हार्ड कोड हो गया कि आपने एक रूल बेस्ड, इसको कहते हैं रूल बेस्ड हार्ड प्रोग्रामिंग, को कहते हैं रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग या फिर रूल बेस्ड सिस्टम्स। यानी कि आपने बता दिया अगर 90% मार्क्स है तो A प्लस, 80% मार्क्स है तो B प्लस, 70% मार्क्स है तो C प्लस, या इस तरीके से कुछ। तो ये सब जो है वो रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग के आता है कि इफ एल कंडीशन या फिर स्विच केस, स्विच कर रहे हो या इफ एल्स में जा रहे हो। नहीं, लेकिन यहां पर जो है वो रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो अपने आप से समझने लगता है चीजें। वो कैसे समझता है वो आगे देखेंगे। लेकिन एजेंटिक एआई जो है वो एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं होता, वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के हिसाब से बार बार जो है वो आइट्रेशन परफॉर्म करके, फीडबैक लेके, प्रोग्रेस को मेंटेन करके, मेमोरी को देख के, टूल्स को देख के, स्टेप्स क्या अचीव करनी है, अल्टीमेटली गोल तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, वो सब कुछ देख के अल्टीमेटली जो है वो सेल्फ सस्टेन करने लगता है चीजों को। ये एक बेसिक डेफिनेशन है एजेंटिक एआई सिस्टम्स की। मैं उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। अभी तो बात शुरू हुई है, अभी बहुत कुछ है आने वाले टाइम में। अब इतना मुझे लगता है कि समझ में आया होगा कि एजेंटिक एआई सिस्टम्स क्या होते हैं, गोल सेट करते हैं, स्टेप्स को देखते हैं, टूल्स और मेमोरी को देखते हैं, प्रोग्रेस को मेंटेन करते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं और एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं होते। अगर मुझको 2 A से B जाना है तो वो अपने आप जो है वो रूट डिफाइन कर देगा। ऐसा नहीं कि मैं अगर A दिल्ली दूंगा और B केरला दूंगा तभी चलेगा, नहीं। ऐसा होगा फिर तो सारी चीजें स्टैटिक हो जाएंगी, डायनामिक नहीं रहेंगी। आप समझ पा रहे हो? मतलब जो लिख दिया बस वही है, ऐसा नहीं होता। आप इसमें कोई भी चीज दे सकते हो और वो अल्टीमेटली जो है वो अपने हिसाब से आइट्रेशन परफॉर्म करके गोल अचीव कर लेता है। ये जो है वो एजेंटिक एआई की बहुत बेसिक और बहुत ज्यादा सिंपल लेमैन वाली डेफिनेशन है जो मैंने इसको लेके दिखाई। अब जब हम लोग सिस्टम डिजाइन पे जाएंगे तब इसके ऊपर और बात करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं मजा आया होगा और इतना क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे अगली चीज पे बात करते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, आप लोग चाहे तो नोट कर लो, लेकिन नोट करने से ज्यादा मैं फोकस करता हूं समझ लो और फिर किसी को जाके पढ़ा दो। तुम्हें फिर कुछ लिखने की या समझने की जरूरत नहीं होगी। और लिखना ही है तो जर्नलिंग करो, खुद से लिखना शुरू करो, तो फिर अलग उसमें मजा होता है। अपने वर्ड्स में अपनी चीजों को लिखो तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अभी जो है उसको सिर्फ समझो और जाके किसी को समझा दो, जैसे मैं तुम लोगों से समझ रहा हूं। अब जो है वो मैं बात करता हूं एक, अगर मैं यहां पर बात लिखूं कि जो एजेंट है क्या होता है, वो गोल ओरिएंटेड होता है। इतनी बात तो हमने समझी कि जो हमारा गोल है उसको उसे अचीव करना है, प्रॉम्प्ट ओरिएंटेड नहीं होता। समझते हैं इसको बात को। हालांकि हार्ड कोड के ऊपर ही जो बात होती है वो एआई की ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग पे बात हो रही है। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका चैट जीपीटी है, ठीक है, ये आपका जीपीटी है, चैट जीपीटी। आपने इसमें कहा कि मुझको 5 लाइंस पोएट्री की लिख के दे दो। आपने इसको सप्लाई किया, इसने यहाँ पर कंप्यूटेशन परफॉर्म किया और कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के बाद इसने आपको आउटपुट दे दिया, 5 लाइंस पोएट्री की आपको इसने लिख के दे दी। ऐसा ही है, ये है प्रॉम्प्ट बेस्ड इंजीनियरिंग या फिर प्रॉम्प्ट बेस्ड सिस्टम्स, यानी कि आप चैट जीपीटी को कुछ लिख के दोगे, वो आपको रिस्पॉन्स में कुछ दे देगा। ये हो गया एक ट्रेडिशनल सिस्टम की जो प्रॉम्प्ट बेस पे चलता है। लेकिन गोल ओरिएंटेड सिस्टम्स ये नहीं होते। गोल ओरिएंटेड सिस्टम्स क्या होता है उस पर मैं नेक्स्ट बात करूंगा और बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन तुम समझो कि चैट जीपीटी को तुम कुछ भी कर बताओ तो वो आपको रिस्पांस जो है वो टेक्सचुअल कॉन्टेक्स्ट में ही देगा। मैं मतलब समझाने की बात कर रहा हूं। मैं मान लो 3.5 ले रहा हूं, जो पहले का वर्जन रिलीज हुआ था, जो फर्स्ट वर्जन में से एक था। तो आप उसको कुछ भी कहोगे, भाई टेम्परेचर बताओ, ए से स्टार्ट होने वाले 10 नाम बताओ, या मुझको रशिया का कैपिटल बताओ, या मुझको अफगानिस्तान का कैपिटल बताओ, मुझे बताओ कि मैं कैसे स्टडी करूं। सारी चीजें वो टेक्सचुअल आउटपुट आएगा, टेक्स्ट में आउटपुट आएगा। ऐसा ही है, यही है ना आपका बेसिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की आप उसमें रिस्पॉन्स दो और वो आपको टेक्सचुअल कंटेंट में
जवाब लाके देगा। मतलब मैं पहले की बात कर रहा हूं, अब तो काफी चीजें अपडेटेड हो गई, लेकिन मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बेसिस पे चीजें कैसे होती हैं। तो ये है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब मैं बात करता हूं गोल ओरिएंटेड इंजीनियरिंग क्या होती है, जिसको हम लोग एजेंटिक एआई की टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हैं। लेकिन ये प्रॉम्प्ट बेस्ड इंजीनियरिंग है कि जो कि आपको इनपुट आउटपुट में टेक्सचुअल कंटेंट सप्लाई करेगा। ये जो है वो एक बेसिक आइडिया है प्रॉम्प्ट बेस्ड इंजीनियरिंग का। अब मैं बात करता हूं एजेंटिक बेस्ड इंजीनियरिंग, लेकिन उससे पहले जो है वो मैं कुछ चीजें करना चाहूंगा कि जो कि कोर कंपोनेंट्स है, या फिर चलो पहले बात करते हैं एजेंटिक बेस्ड इंजीनियरिंग क्या होती है, वही समझ लेते हैं, फिर उसके कंपोनेंट्स को समझते हैं। एजेंटिक बेस्ड, अब जो है, अब ध्यान सुनो, मैं क्या करूंगा, मेरा गोल है कि मुझको xyz@gmail.com को एक मेल भेजना है। मेल जो है वो मेल होगा हॉलिडे का, कि मुझे हॉलिडे चाहिए या मुझको ऑफ चाहिए ऑफिस से, मुझको ऑफ चाहिए या हॉलिडे चाहिए ऑफिस से। मुझे ये गोल है मेरा कि इसको मैं ये मेल भेजूं। ये मेल जो है उसके अंदर मेरे जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें से मेरी जो प्रीवियस परफॉर्मेंस है, जो मेरा प्रीवियस परफॉर्मेंस है उसको रिट्रीव करो, उसको लेके आओ, उसको जो है वो मेरे ईमेल एड्रेस में जो है वो इंक्लूड करो, मेरे ईमेल एड्रेस में इंक्लूड करो, और इस सब को जो है वो मेल में फ्रेम करो, मेल में सबको जो है वो फ्रेम करो, लिखो, और मेल जो है वो XYZ को भेज दो। समझ पाए क्या क्या मैंने क्या कहा? फिर से सुनते हैं। मेरा गोल है कि मैं XYZ को एक ईमेल एड्रेस भेजूं कि जिसमें मैं ऑफ के लिए यहाँ वहां पर जो है वो रिक्वेस्ट करूं। रिक्वेस्ट करते साथ ही, क्योंकि मुझे अपना परफॉर्मेंस भी दिखाना है कि जो मैंने प्रीवियसली कंपनी में सर्व किया है या दिखाया है, तो मैं अपने लैंग्वेज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में या फिर HIS में या CRP कुछ भी कह लो, उस सिस्टम में जाके मेरे जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसको डाउनलोड करो, उसको ईमेल में इंक्लूड करो, ईमेल जो है वो बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करो, और फिर वो जो ईमेल है वो भेज दो XYZ को। अब आप खुद बताओ इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस है कि मैंने ChatGPT से कहा कि भाई मुझको एक मेल लिखना है, और मेल जो है उस लिख दो और छुट्टी के लिए, तो उसने लिख के दे दिया, बस रिस्पॉन्स आ गया, वो आप कॉपी पेस्ट कर दोगे, वो मेल आप भेज दोगे, ऐसे ही है। लेकिन एजेंटिक बेस्ड सिस्टम्स में क्या हो रहा है? एजेंटिक बेस्ड सिस्टम्स में आपने कहा एक मेल लिखो, इसको उसमें छुट्टी का मेल लिखो, मेरे जो CRP है या फिर मेरा जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसको जाके डाउनलोड करो कहीं थर्ड एक्सटर्नल सोर्स से। डाउनलोड करने के बाद जो है वो मेल को बहुत अच्छे से फ्रेम करो और उसको इंक्लूड करके मेल भेज दो। तो तुम समझ पा रहे हो, एक गोल ओरिएंटेड सिस्टम है कि जिसमें वो मल्टीपल सोर्सेस पे जाके हर चीज को कंबाइन करके, एग्रीगेट करके और एक साथ ला के वो मेल भेज रहा है, और यहां पर सिर्फ आपको एक टेक्सचुअल कंटेंट दे रहा है। ये बेसिक डिफरेंस, और ये तो बहुत मैंने एक बेसिक चीज ली इन दोनों के बीच की भाई मेल के ऊपर, लेकिन ये बहुत पावरफुल है और मल्टीपल चीजें कर सकता है। मतलब ऐसा समझो कि मैं कहूं कि एक वीडियो बनाओ, वीडियो एडिट भी कर दो, थंबनेल भी बना दो, डिस्क्रिप्शन भी लिख दो, यूट्यूब टैग्स भी लिख दो, और सब कुछ अपलोड कर दो और पब्लिक भी कर दो 6 बजे। ये सारा कुछ जो है वो एजेंटिक बेस्ड सिस्टम्स में होगा। और अगर मैं कहूं कि भाई एक वीडियो की स्क्रिप्ट लिख दो और मुझे दे दो, तो वो इसमें गोल ओरिएंटेड प्रॉम्प्ट बेस्ड इंजीनियरिंग में हो जाएगा। समझ में आया? मजा आया? ये बेसिक डिफरेंस है एजेंटिक बेस्ड सिस्टम्स में और प्रॉम्प्ट बेस्ड सिस्टम्स में। एक बेसिक आइडिया क्या उन दोनों को डिफरेंशिएट करता है, डिस्टिंग्विश करता है, और दोनों में क्या बेसिक मेथोडोलॉजी का डिफरेंस है। ये बेसिक सिस्टम्स, मैं उम्मीद करता हूं मजा आया होगा, समझ में आया होगा, तुम लोग से मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पे कि हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मतलब ये सब कुछ करने के लिए इसके बीच में कुछ कंपोनेंट्स तो होनी चाहिए ना, कि ये करेगा कैसे। अब उस कंपोनेंट्स पे बात करते हैं एजेंटिक एआई के। ये सारा तुमने, मैं उम्मीद करता हूं, देख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली मतलब मैं कुछ भी पढ़ता हूँ ना तो मैं पढ़ाने लगता हूँ, तो उससे मेरी सारी चीजें जो है वो एकदम जहन नशीन हो जाती है, उर्दू में कहते हैं, यानी कि एकदम दिमाग में बैठ जाती है, या फिर वो एक ऐसा मजा ही अलग होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कोर कंपोनेंट्स पे। कोर कंपोनेंट्स पे बात करते हैं एजेंटिक बेस्ड एआई सिस्टम्स, या फिर होते क्या है। जो फर्स्ट होता है वो होता है प्लानर। फर्स्ट जो कोर कंपोनेंट होता है एजेंटिक बेस्ड सिस्टम्स में वो होता है एक प्लानर। प्लानर जो है वो ब्रेक करता है चीजों को सब टास्क में, सब टास्क में चीजों को ब्रेक करता है आपका प्लानर। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज पे बात करते हैं एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूट करने वाला, काम को करने वाला, यानी कि LLMs को कॉल करने वाला, API को कॉल करने वाला, कोड को जनरेट करने वाला,
और सब टास्क को चीजें करके देने वाला, सारा कुछ जो है ये सब कुछ वो एग्जीक्यूटर करता है। प्लानिंग हो गई, टास्क ब्रेक हो गई, प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर आपका है, उसने सारी चीजें ब्रेक कर दी, स्प्रिंट बना दी। अब एक एक डेवलपर जो है वो स्पेसिफिकली एक मॉड्यूल पे काम कर रहा है। वैसे ही आपका प्लानर जो है वो आपके सब टास्क को ब्रेक कर देता है। आपका जो एग्जीक्यूटर है वो एपीआई कॉल कर रहा है, कोड लिख रहा है, जनरेट कर रहा है, सब टास्क को दे रहा है, सब कुछ जो है वो आपका एग्जीक्यूटर कर रहा है। अब थर्ड चीज बात सुनो, थर्ड चीज पे क्या होता है? थर्ड चीज होती है मेमोरी। मेमोरी क्या होता है? पास्ट स्टेप्स को रिमेंबर करना। मतलब हो सकता है कि मैंने कल कुछ किया हो और अगर मुझे वो आज पता ही नहीं है और याद ही ना हो तो हो सकता है कि मैं कुछ मतलब फिर से स्क्रैच से शुरू हो जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कल तक जो किया है उसके अब आगे ही करना है, उसके पीछे नहीं जाना, उसको स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना। तो मेमोरी का होना बहुत जरूरी है कि कितना हो चुका है, कितना बचा है, क्या क्या रह गया है, क्या क्या करना है, कितना हम प्रोग्रेस पे हैं, कितना फीडबैक आ रहा है, सब कुछ जो है वो आपका मेमोरी में स्टोर होता है। ये हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एजेंटिक बेस्ड एआई सिस्टम्स में। और अगला जो है वो है आपका टूल्स या फिर एनवायरमेंट। टूल्स और एनवायरमेंट्स यानी कि जो एक्सटर्नल सोर्सेज होती हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज यानी कि वेब हो गया या एपीआईज हो गई या फाइल सिस्टम्स हो गए या जितना भी कुछ, यानी कि आपका जो एजेंटिक सिस्टम है वो कहां कहां पे जाएगा और चीजों को करेगा या इंफॉर्मेशन लेके आएगा या फिर वहां डेटा दे के जाएगा, जितना भी कुछ है वो टूल्स और एनवायरमेंट में आता है। तो ये हमारे चार कोर कंपोनेंट्स हैं कि जिसमें हम लोग अपना एआई एजेंटिक एआई सिस्टम्स जो है वो डिवाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं। इन सब के बेसिस पे जो है वो हमारा सारा एजेंटिक एआई का वर्कफ्लो जो है वो काम करता है। हम बात करेंगे फ्रेमवर्क्स पे कि कौन कौन से एजेंटिक एआई के फ्रेमवर्क्स भी होते हैं, लेकिन फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर होगा। प्लानर, एग्जीक्यूटर, मेमोरी और टूल्स और एनवायरमेंट, सारी चीजों को एम्पैथी और सिनर्जी से समझो। मतलब रियल लाइफ को कनेक्ट करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सब कुछ वही तो हो रहा है कि जैसे हम लोग करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर ने सब कुछ डिवाइड किया, डिफरेंट डेवलपर्स को दिया, करके दिया, फीडबैक लिया, एक साथ सब कुछ एमालगमेट किया और वापस दे दिया क्लाइंट को। वो सब कुछ जो है वो आपका एजेंटिक एआई सिस्टम कर रहा है। इसीलिए तो कहा जाता है कि एआई जो है वो आपकी जॉब ले लेगा। ये मतलब उसकी कहीं ना कहीं एजीआई की तरफ हम लोग जा रहे हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। मैं उम्मीद करता हूं इतना कोर कंपोनेंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आगे और बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट आने वाले टाइम में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं। तो मैंने आपको दोनों चीजें कवर कर दी कि प्रॉम्प्ट बेस्ड सिस्टम जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं। वो आपको टेक्सचुअल इनपुट का टेक्सचुअल आउटपुट दे देते हैं, लेकिन एजेंटिक बेस्ड जो है वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्शन के बेसिस पे आपकी जो टास्क है वो परस्यू करता है या फिर वो परफॉर्म करता है और सारी चीजें आपको जो है वो करके देता है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। एजेंटिक एआई सिस्टम्स कैसे काम करते हैं उस पर मैं बात करता हूं और एक ही चीज को समझते हैं। पहली चीज एलएलएम, रीजनिंग के लिए एलएलएम हो गया। और आप कह लो जो इसके एजेंट के फ्रेमवर्क होते हैं, एजेंट का फ्रेमवर्क है वो हो गया। इसमें हम लोग मान लेंगे लैंगचेन मान लेंगे या फिर क्रू एआई। ये कुछ फेमस फ्रेमवर्क है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जो थर्ड चीज है वो है वेक्टर डीबी। ये आपका क्रोमा डीबी हो गया, पाइथन हो गया। इस पे बात करता हूँ क्या चीज है, अभी बस लिख लेते हैं। उसका जो फोर्थ है वो है आपके टूल्स और एपीआईज। टूल्स और एपीआईज एक्शन के लिए, तो इसमें आपका पाइथन हो गया या सर्प एपीआई हो गया। ये कुछ टूल्स हैं इसके। जो फिफ्थ चीज है वो है आपका रिएक्ट फ्रेमवर्क। अब ये वो वाला रिएक्ट फ्रेमवर्क नहीं है, फ्रंट एंड वाला, ये दूसरी चीज है। ये है आपके प्लानिंग प्लस रिफ्लेक्शन के लिए। प्लानिंग और रिफ्लेक्शन के लिए जो है वो ये चीज होती है। आप समझते हैं एक एक चीज को। देखो होता क्या, लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि एलएलएम जो है वो एक बहुत ह्यूमंगस, बहुत जाइगैंटिक, बहुत ऑक्यूलेंट मॉडल है कि जिसमें बहुत सारा इंटरनेट का डेटा जो है वो स्टोर्ड है। कैसे स्टोर्ड है? क्या टेक्सचुअल कंटेंट में स्टोर्ड है? नहीं, ऐसे नहीं स्टोर्ड है। ये वेक्टर्स में स्टोर होता है। वेक्टर्स क्या होता है? नंबर्स होते हैं। जैसे कि मैं कहूंगा मेरा नाम जो है वो डैनियल रिजवी है, तो मेरा वेक्टर हो सकता है 0.123642 कुछ भी। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये मेरा वेक्टर हो गया। इस स्ट्रिंग को, इस आप कह लीजिए टेक्सचुअल कंटेंट को नंबर्स में जो स्टोर करते हैं उसको वेक्टर्स कहते हैं, कि जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में स्टोर्ड है। इतनी बात क्लियर हो गई। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे कि चैटजीपीटी, जैसे कि क्लॉड, जैसे कि जेमिनी, जैसे कि ग्रॉक या मल्टीपल जितने भी हैं, वो सब के अंदर जो आपका वेक्टर्स है यानी कि आपका जो डेटा है वो इस फॉर्मेट में स्टोर होता है और इसमें स्टोर रहता है। और फिर जब आप इंटरेक्शन करते हो तो उसके आगे कंप्यूटेशन होता है। लेकिन
सेंटेंसेस इंग्लिश के स्टोर नहीं होते, नंबर स्टोर होते हैं। ये पहली चीज समझने वाली है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक ऐसी चीज है कि जहां पर आपका बहुत सारा डेटा जो है वो स्टोर्ड है, पहली चीज। अब आगे बात करते हैं, रीजनिंग के लिए यूज होता है। रीजनिंग के लिए मतलब कि अगर आप कोई चीज पूछते हो लार्ज लैंग्वेज मॉडल से तो आपको रिस्पांस देता है। जैसे कि चैट जीपीटी आपको रिस्पांस देता है, आपने चैट जीपीटी से कुछ पूछा, वो कंप्यूटेशन करेगा और आपको जो है वो आंसर दे देगा। तो ये चीज हो गई। अगर चाहते हो लार्ज लैंग्वेज मॉडल से एक स्पेसिफिक लेक्चर बनाया जाए तो जरूर बताओ, उसमें डिटेल में समझ लेंगे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता क्या है। लेकिन एजेंटिक एआई के सिस्टम्स में लार्ज लैंग्वेज मॉडल मैंने आपको बता दिया बहुत बेसिक लेवल पे, उसमें जो है वो आप इनपुट देते हो। अगर समझने की इसकी साइंस क्या है, इसमें काम कैसे हो रहा होता है, तो अलग से बताओ। अच्छा, इसके अंदर हमने इनपुट दिया, कंप्यूटेशन हुआ और रिस्पांस निकल के आ गया। रिस्पांस जो है वही जवाब की, आपने कहा एक मेल लिख दो तो फिर वो मेल आपको लिख के दे देगा, सिर्फ उतनी वाली प्रॉम्प्ट बेस्ड सिस्टम से मैं बात कर रहा हूँ। ये यहां से भाई आपको चलो मेल लिख के आ गया, आपका पूरा मेल जो है वो यहां पर लिख के आ गया। अगला जो है वो है एजेंट का फ्रेमवर्क। लैंगचेन बहुत फेमस फ्रेमवर्क है, क्रू एआई आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, लेकिन लैंगचेन जो है काफी टाइम से काफी फेमस है और काफी अच्छा कर रहा है। अब फ्रेमवर्क क्या होता है, जैसे कि आपको पाइथन का वेब डेवलपमेंट करना है तो आपने सुना होगा फ्लास्क या फिर जैंगो। ऐसे ही जो एजेंटिक एआई के फ्रेमवर्क्स होते हैं कि जिस तरीके से, जिस एनवायरनमेंट में, जिस सेटिंग में आपको चीजें करनी है, वो लैंगचेन आपको बताता है कि भाई मेरे पास ये फंक्शन है, इसको यहाँ पे यूज करो, इसको वहां से कॉल करो, इसको ऐसे बुलाओ, तो आपका सारा सिस्टम हो जाएगा। यानी कि सेटिंग करना आप समझ लो, आपकी चीजों की सेटिंग करना, अरेंजमेंट, वो जो है वो आपको आपका एजेंट फ्रेमवर्क बताता है कि मेरा सेटिंग कैसे रहेगी, मेरा मैनेजमेंट कैसे चलेगा, वो सारा कुछ जो है वो एजेंट फ्रेमवर्क बताता है। क्रू एआई हो गया, लैंगचेन हो गया, ये कुछ फेमस फ्रेमवर्क्स हैं। जवाब आपका यहाँ मेल का यहां से आ गया। अब इस जवाब को स्टोर कहां पे करना है टेम्पररी और फिर भेजना कैसे है, वो सारा फॉर्मुलेशन, वो सारी प्रोटोकॉल आपको एजेंट फ्रेमवर्क देता है। अब आगे बढ़ते हैं, वेक्टर डीबी। वेक्टर डीबी क्या होता है? वेक्टर डेटाबेस। डेटाबेस मतलब ये होता है डेटा को स्टोर करना। वेक्टर डेटाबेस यानी कि वेक्टर्स को स्टोर करना, यानी कि आपके पूरे पूरे टेक्सचुअल कंटेंट स्टोर नहीं होंगे। यानी कि आपकी अगर पूरी ये अगर टेक्स्ट है कुछ, तो वो टेक्स्ट स्टोर नहीं होगा, इसमें नंबर स्टोर होंगे और नंबर्स जो है वेक्टर स्टोर होंगे। वेक्टर्स कैसे स्टोर होंगे, वही वाली बात। एलएलएम के ऊपर अगर डिटेल वीडियो चाहते हो बताओ, तब उसको वहां पर समझ लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये समझ लो कि पूरा जो नंबर्स हैं वो स्टोर होते हैं, जो कि किसके बिहाफ पे, किसके ऊपर, किसकी तरफ से, क्या चीज पे, तो वो नंबर्स की जगह टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं नंबर्स में, उसको हम वेक्टर्स कहते हैं और वेक्टर्स जो है वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है। अच्छा, वेक्टर में क्यों कह रहा हूँ, नंबर क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। फिजिक्स में पढ़ा होगा, स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है और टेंसर क्वांटिटी होती है। ये भी एक अलग चीज है। देखो सारी चीजें मिलती बहुत है, तो अगर चाहते हो तो इस पर भी वीडियो कर देंगे, जिस पे चाहो उस पर कर देंगे। तो वेक्टर जो है वो यहाँ पर होता है। इतनी बात क्लियर होगी, आपका जो भी चीजें यहाँ पर चल रही है उसको स्टोर कहाँ पे करोगे, उसकी मेमोरी क्या है, तो वो वेक्टर डेटाबेस में आपकी यहाँ पर स्टोर होगी। दो फेमस है, वैसे तो बहुत सारे, मतलब वेक्टर डेटाबेस की तो भरमार है, लेकिन क्रोमा डीबी और पाइथन जो है वो अच्छे माने जाते हैं, मतलब ठीक ठाक अच्छा काम करते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये सारा आपका जो मेल का जवाब आया, उसको जिस अरेंजमेंट में किया वो तो एजेंट फ्रेमवर्क ने बता दिया, और उस वेक्टर डीबी में स्टोर करना टेम्पररी या फिर देना, लाना, भेजना, सब वेक्टर डीबी में होगा। नेक्स्ट चीज, टूल एपीआईज, मतलब कि कैसे एपीआई की कॉलिंग होगी, कैसे, किस लैंग्वेज में करोगे, कौन सी एपीआई, क्या, कैसे, क्यों, कब, गेट, पोस्ट, डिलीट, अपडेट, जितनी भी एपीआई की प्रोटोकॉल्स है, वो जिस एक्शन परफॉर्म करे, यानी कि ट्रिगर करना, एक्शन को ट्रिगर करना, वो आप पाइथन के थ्रू कर सकते हो। पाइथन सबसे पॉपुलर है, मेरी फेवरेट लैंग्वेज है, बहुत मजेदार है, तो वो आप पाइथन के थ्रू कर सकते हो कि टूल्स की एपीआईज को बनाना, इन एपीआईज को जनरेट करना, बना के देना, तो वो यहाँ पर एक्शन जो है वो पाइथन के थ्रू किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट है वो है रिएक्ट फ्रेमवर्क। ये रिएक्ट फ्रंट एंड वाला रिएक्ट नहीं है, ये रिएक्ट करना, एक्ट करना, रिएक्ट करना, मतलब काम करना वाला रिएक्ट है। प्लानिंग और रिफ्लेक्शन, यानी कि हर चीज को जो है वो प्लान करना और रिफ्लेक्ट करना। हमने पहले देखा था ना, सबसे फर्स्ट में जब हमने स्टार्ट किया था लेक्चर की, प्लानिंग बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर उसके बाद जो है वो माइलस्टोन डिफाइन करना, वो सब कुछ जो है वो यहाँ पर प्लानिंग में होता है। और ये किया कैसे जाता है, ये रिएक्ट फ्रेमवर्क के थ्रू किया जाता है। ये जो है मैंने आपको बताया कि एजेंटिक एआई का जो सिस्टम है या फिर उसका जो पूरा एक काम है, तरीका है, मेथोडोलॉजी है, वो कैसे काम करती है, वो ऐसे काम करती है। एजेंटिक एआई के सिस्टम्स इस तरीके से काम करते हैं, इस तरीके से जो है वो पूरा सिनारियो बनाया जाता है। आप समझ पा रहे हो ना, अगर आपको कोई चीज बनानी है तो उसके अंदर आपको कैसे रीजनिंग होगी वो भी आपने दिया, आप कैसे फ्रेमवर्क बनाओगे वो भी आपने दिया, उसके बाद आप कहाँ स्टोर करोगे वो भी आपके पास है, किस चीज स्टोर करके आप जो आपके आपके टूल्स हैं
वो किस चीज से बनेंगे और एपीआई कैसी बनेगी, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, डेटा लाना ले जाना, वो सब कुछ आपके पाइथन से हो जाएगा। फिर रिएक्ट फ्रेमवर्क, प्लानिंग और रिफ्लेक्शन का काम कितना है, वो सारा कुछ जो है वो यहां पर आएगा। तो ये जो है वो एजेंटिक एआई कैसे काम करता है वो मैंने आपको दिखाया। समझ गए होगे, क्लियर हो गया होगा, मजा आ रहा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला तुम लोगों से। अब आगे बढ़ते हैं। ये एजेंटिक एआई की मैंने बहुत सारी तारीफें भी कर दी और उसके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें भी बता दी, और आपको सोच रहे होगे ना कि काफी कुछ, यार ये तो बड़ी मजेदार चीज है, बस लगा के छोड़ दो और ये अपने आप काम करता रहे। हाँ ऐसा है, लेकिन हर चीज जो है वो कुछ चैलेंजेस के साथ आता है। अब एजेंटिक एआई के क्या चैलेंजेस हैं वो हम लोग आइए देखते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या हैं अभी एजेंटिक एआई में, जिसमें अभी इंप्रूवमेंट हो रहा है या फिर इंप्रूवमेंट होना चाहिए। हैलुसिनेशन, हैलुसिनेशन जो है वो एक ऐसी चीज है कि जो इंप्रूवमेंट मांगती है। हालांकि हैलुसिनेशन को मैं डायरेक्टली जो है वो एजेंटिक एआई को नहीं कहूंगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को कहूंगा कि एलएलएम्स जो है वो हैलुसिनेट करते हैं। एजेंटिक एआई को कहना सही नहीं है क्योंकि वो उससे चीजें रिट्रीव करके आगे काम कर रहा है। तो हैलुसिनेशन मतलब क्या होता है कि जो आपका प्लान बेस्ड एक्शंस है वही इनकरेक्ट हुआ जा रहा है, या फिर जो आपके एजम्पशंस है वही इनकरेक्ट हो रहे हैं, यानी कि इनकरेक्ट एजम्पशंस, मतलब चीजें मतलब हेलुसिनेट कर रही है। चाहिए 1 आ रहा है 10, समझ पा रहे हो, मतलब कुछ और ही समझने लग रहा है, तो वो हेलुसिनेशन कहलाता है। हालांकि एक मेडिकल कंडीशन है, कोई अगर मेडिकल प्रोफेशनल सुन रहा है तो वो ये समझेगा कि हेलुसिनेशन जो एक मेडिकल कंडीशन है, लेकिन हम एलएलएम्स में या फिर एजेंटिक एआई में इसे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो उसका नेचर वैसा ही है, हो कुछ रहा है, बता कुछ रहा है नहीं फिर भी बता रहा है, सारी चीजें। अब आगे बात करते हैं टूल्स का मिसयूज होना, यानी कि एपीआई जो कॉल होती है, एपीआई की जो कॉल होती है वो इनपुट ही गलत जा रहा है। अगर इनपुट गलत जा रहा है तो फिर आउटपुट भी गलत आएगा। आप समझ पा रहे हो? तो ये कुछ टूल्स का मिसयूज या फिर टूल्स का मिसमैच कह लूं, वो यहां पर अभी होता है कि आपने कहा सही से, पूछा ही नहीं, सही से कहा ही नहीं, तो फिर वो जवाब भी जो है वो भी तो गलत ही आएगा ना। मतलब इतना नहीं कि अगर मैंने कहा जैसे कि मैंने आपसे कहा मुझे कॉफी चाहिए, तो ये बात क्लियर है आप मुझे कॉफी ला के दोगे, मैं ऐसे कर दूं हाँ हाँ, अब आप जानते हो कि मैं रोज कॉफी पीता हूं तो आप ले आओगे, लेकिन अल्टीमेटली यहां पर वो बात नहीं चलेगी। हो सकता है एजीआई के थ्रू हो जाए, लेकिन अभी तो नहीं हो रही है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अगला जो है वो है लॉन्ग टर्म मेमोरी, लंबी लंबी बातों को याद रखना, लंबी लंबी चीजों को अपने साथ रखना। आपको 1 साल पुरानी बात भी आपको याद होनी चाहिए क्या है कैसे, तो उतनी लॉन्ग टर्म मेमोरी तो नहीं है यार। मतलब 1-2 हफ्ता, 10 दिन, 5 दिन तो चलो ठीक है, 1-1 साल, 10-10 साल पुरानी बातें याद रखना नहीं, वो नहीं है ऐसा। एजेंट क्या ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने 10 साल पहले एक टिकट बुक कराया था वो फिर से कर दो, ऐसा नहीं होगा। अभी तो नहीं है, आने वाले टाइम में देखते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी का मसला है। आगे बात सुनो, सेफ्टी प्लस अलाइनमेंट कह लो, अलाइनमेंट कह लो, मैनेजमेंट कहना सही नहीं है, अलाइनमेंट कह लो, यानी कि अभी ये इवॉल्व हो रहा है ना, मतलब इवॉल्विंग स्टेज पे है, तो फिर ये सेफ्टी वाला मसला तो एथिकल एआई, एक्सप्लेनेबल एआई के ऊपर बात हो रही है, लेकिन अभी ये इवॉल्व हो रहा है, तो फिर स्पेसिफिकली सेफ है या कितना क्या है उस पर अभी एग्जैक्टली मैं वर्डिक्ट नहीं दे सकता। और अभी इसको इसको एज अ हार्ड लाइन ड्रॉ नहीं करनी चाहिए कि कितना सेफ है, कितना लाइन होता है, सारी चीजें कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इन द गो है, इन द प्रोसेस है, इवॉल्व है, आइटरेट हो रहा है, ठीक है। ये हमने बात की चैलेंजेस के ऊपर एजेंटिक एआई के। अब मैं बात करता हूं कि मैटर क्यों करता है, एजेंटिक एआई इस्तेमाल करना क्यों चाहिए, अच्छा क्यों है, सच्चा क्यों है, पता नहीं सच्चा है कि नहीं है, लेकिन अच्छा क्यों है, ठीक है। तो उस पर मैं बात करता हूं कि ये वाई का क्वेश्चन कि ये मैटर क्यों करता है। तो ये पहली चीज ये कि ये ऑटोनॉमस हो जाएगा, ऑटोनॉमस यानी कि खुद से चीजें करना, ऑटोनॉमस हो जाएगा पहली चीज। दूसरी जो है वो ये एआई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करेगा। एआई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको पता था, प्लानिंग, रिफ्लेक्शन, एग्जीक्यूशन, स्टेप्स, फीडबैक, मेमोरी, सब कुछ, वो सारा कुछ जो है वो एआई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ जाता है। अगली चीज जो है वो है एआई असिस्टेंस, यानी कि आपका एक पर्सनल एआई असिस्टेंट हो जाएगा। आप खुद कहोगे भाई ये करके दे दो, ऐसे ऐसे करना है, सवाल जवाब करेगा, आपको रिस्पॉन्सेज देगा, आपसे आंसर्स लेगा, वो सारा आपका एक पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट की तरह ये आपका एजेंट एआई हो जाएगा। और ये जो है वो सेल्फ इंप्रूव करता है ना, सेल्फ इंप्रूविंग है, यानी कि खुद ब खुद जो है वो समझता है आपकी बातों से और आपसे सीखता है, और आप जो कह रहे हो वो समझता है, सारी चीजें करता है, तो वो सेल्फ इंप्रूविंग है, यानी कि बैक प्रोपगेट बहुत करता है। मतलब कि एक्चुअल है माइनस आपका एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड इक्वल टू एरर होता है। तो आपने कहा 10, ये लाया 7, आया 3, अगली बार जब करेगा तो आपने कहा 10 लाएगा 8, लाएगा 2, ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि जब 10 आप कहेंगे और 10 आएगा, एरर 0 आएगा। इसको कहते हैं बैक प्रोपगेशन।
एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल, तो उससे जो है वो आपका एग्जैक्ट जो आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट है वो होता है। तो ये सारा कुछ जितना भी कुछ मैंने आपको यहाँ पर बताया वाई मैटर क्यों करता है, तो ये आप समझ लो कि आपका एजेंटिक एआई आपका एक डिजिटल एम्प्लॉय है, आपका एक ये डिजिटल एम्प्लॉय है कि जो आपके टास्क को परस्यू करता है, आपको करके देता है, आपके रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है, आपकी टास्क को ईज पे लाता है और आपको अल्टीमेटली सफाइस करने की कोशिश करता है। कर रहा है कि नहीं कर रहा वो नहीं पता, सफाइस करने की कोशिश करता है। एजेंटिक एआई के ऊपर मैंने ये आज आप तक बात की कि जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए कि सिस्टम्स क्या होता है। सबसे पहले हाँ हमेशा याद रखो, इंटरव्यूज में जाओ कहीं पे भी जाओ, किसी डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए उस डेफिनेशन को यूज मत करो। अगर मुझे फोटोसिंथेसिस यूज करना है या फिर एजेंटिक एआई यूज करना है, तो मैं ये नहीं कहूंगा एजेंटिक एआई की जो कि एजेंट की तरह काम करता है, वो एआई जो एजेंट की तरह काम करे वो एजेंटिक एआई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सिंपल टर्म्स में ब्रेक करो उसको, और जो है वो अगर पॉलीमर है तो उसको मोनोमर बना दो अगर केमिस्ट्री पसंद करते हो। ये वाली बात यहाँ पर आती है एजेंटिक एआई के लिए। तो फिर एजेंटिक एआई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मैंने बात की कि जो गोल बनाता है, प्लान करता है, टूल्स यूज करता है, मॉनिटर करता है प्रोग्रेस को, फीडबैक देता है, ये सारा कुछ जो आपका एक सिस्टम करता है उसको एजेंटिक एआई कहते हैं और ऑटोनॉमस है। फिर मैंने बात की कि कैसे एक प्रॉम्प्ट बेस्ड सिस्टम्स या फिर एक एजेंटिक बेस्ड सिस्टम्स में डिफरेंस होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर बात की एक रेगुलर एलएम क्या होता है, कैसे काम करता है, वेक्टर डीबी क्या होता है, लैंगचेन क्रू एआई फ्रेमवर्क से एजेंट के, रिएक्ट फ्रेमवर्क जो है रिफ्लेक्शन और आपके प्लानिंग के लिए काम करता है। उसके बाद मैंने टूल्स पे बात की कि पाइथन के थ्रू आप एपीआई कॉल्स बना सकते हो और आगे पीछे जो है वो पोस्ट गेट सारा कुछ कर सकते हो। एपीआई के ऊपर वीडियो चाहते हो कि एपीआई एग्जैक्टली होता क्या है, रिक्वेस्ट टाइप्स क्या होती है, प्रोटोकॉल्स क्या होती है, कमेंट में बताओ, वीडियो बन जाएगी। बहुत मजा आया तुम लोग से सीखने में आज एजेंटिक एआई के ऊपर। काफी लोग जो है वो इस पे कह रहे थे, लेकिन काफी टाइम वक्त से ये एक चीज पेंडिंग थी, लेकिन मैंने सोचा क्यों आज किया जाए। और इस पे मुझे खुद रिवीजन जो है वो आप लोगों से हो गया, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। सब्सक्राइब और लाइक पे कहता नहीं, अगर पसंद आया तो कर देना। मैक्सिमम लोगों तक नॉलेज जो है वो स्प्रेड करो। सबसे बेस्ट बात बताऊं क्या है, इसको समझो और जाओ किसी को समझाओ, दिल खुश हो जाएगा, मजा आ जाएगा और फिर कभी भूलोगे नहीं। क्योंकि जो याद करना चाहते हो वो भूलते हो, जो कि उतर गया है वो तो हर जगह बिखर गया है, मतलब स्प्रेड हो गया। याद रखो, टॉपिक कोई भी हो, चीज कोई भी हो, मैं वही कहता हूँ जो हमेशा कहता हूँ कि तू नहीं है, बस वही। खुदा हाफिज।